Hello viewers, in today's video we are going to learn about iron deficiency anemia. Iron deficiency anemia is mainly caused by low levels of iron in the body, and this iron deficiency anemia is mostly common in females because of menstrual blood loss. आज हम पढ़ने वाले हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया है वर्ल्ड वाइड। एंड ये आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया क्यों होता है? तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया मेनली कॉज्ड होता है बिकॉज ऑफ इनसफिशेंट आयरन लेवल्स इन द बॉडी, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो हमारा हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन है वो भी रिड्यूस हो जाता है। अब नॉर्मली हमें एक चीज़ पता है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो कंटेन करता है क्या? वो कंटेन करता है हमारे आरबीसीज को। तो हमारे ब्लड के अंदर क्या होते हैं? हमारे ब्लड के अंदर होते हैं आरबीसीज। एंड ये आरबीसीज जो है वो कंटेन करते हैं एक पिगमेंट को विच इज़ नोन एज हीमोग्लोबिन, एंड ये हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, ठीक है। एंड ये हीमोग्लोबिन फर्दर दो यूनिट से मिलके बना होता है। द फर्स्ट वन इज हीम यूनिट एंड द सेकंड वन इज ग्लोबिन प्रोटीन चेन। अगर ग्लोबिन प्रोटीन चेन की बात करते हैं तो नॉर्मली जो हमारे एडल्ट्स होते हैं उसमें 2 अल्फ़ा ग्लोबिन चेन होते हैं एंड 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स होते हैं। एंड ये जो हीम यूनिट है वो कंटेन करता है 2 चीज़ों को विच इज़ आयरन एंड पॉरफायरिन। तो अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर क्या हो, आयरन के लेवल्स रिड्यूस हो जाएं, क्या हो जाए, इनसफिशिएंट अमाउंट में उस पर्सन की बॉडी के अंदर आयरन लेवल्स है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से प्रॉपरली हीम ग्रुप की या हीम स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन नहीं होगी। एंड एट लास्ट हमें क्या देखने को मिलेगा? देखने को मिलेगा कि जो हमारा हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस है वो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस भी डिक्रीज हो गई है। एंड अगर हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस डिक्रीज होती है तो जो हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का, वो फंक्शन भी क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी इम्पेयर्ड हो गया है। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में होता क्या है कि हमारा हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन रिड्यूस हो गई है, जिसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट में हमारे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। एंड एट रिज़ल्ट हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में जो आरबीसीज बन रहे हैं वो आरबीसीज कैसे हैं? वो आरबीसीज माइक्रोसिटिक हैं, मतलब स्मॉलर देन नॉर्मल है, एंड हाइपोक्रोमिक है, मतलब जो हमारे आरबीसीज बने हैं वो कैसे हैं, तुम्हारे पेलर भी हैं। कैसे हैं? पेलर। तो आपको इन आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक आरबीसीज देखने को मिलते हैं, जो कि प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं करा सकते हैं पेशेंट्स में या उन पर्सन्स में जिनमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। एंड उन पर्सन्स को फटीग, टायर्डनेस जैसी सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं जो लीड करते हैं किसी भी पर्सन को कि उसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया डेवलप हो। तो जो सबसे मोस्ट कॉमन फैक्टर्स, मतलब वैसे तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कोई एक पर्सन के अंदर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया डेवलप हो सकता है, बट हमने 4 मेन कॉजेज़ में उन्हें कैटेगराइज किया है। सबसे पहला जो कॉज होने वाला है वो है इनएडुकेट आयरन डाइटरी आयरन इनटेक, मतलब अगर कोई पर्सन प्रॉपर अमाउंट में आयरन का इनटेक नहीं कर रहा है डाइट में, तो वो डेवलप कर सकता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ओवर द टाइम। मतलब अगर कोई पर्सन है जो ऐसी डाइट ले रहा है जिसमें आयरन कंटेंट वाले फूड बहुत ही कम है या फिर उनमें आयरन है ही नहीं, तो ओवर द टाइम उस पर्सन के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो सकता है। ये मोस्टली कॉमन किस में होता है? ये मोस्टली कॉमन होता है ऐसे इंडिविजुअल्स में जो क्या हो, जो कि वेजिटेरियंस हो या फिर वो अनबैलेंस्ड डाइट ले रहे हो। यहाँ पे वेजिटेरियंस कर देते हैं, ठीक है, वेजिटेरियंस।
तो मोस्टली कॉमन किन में होता है, वेजिटेरियंस में या फिर ऐसे इंडिविजुअल जो अनबैलेंस्ड डाइट ले रहे हो। अलॉन्ग विद दिस जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ काउज मिल्क पे डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए, तो उनमें भी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया डेवलप हो सकता है, क्योंकि जो काउ मिल्क है वो लो आयरन कंटेंट का होता है। मतलब काउ मिल्क में जो आयरन कंटेंट है वो रिड्यूस्ड होता है। तो पहला क्या हुआ कि डाइटरी आयरन इनटेक प्रॉपर अमाउंट में रहो। सेकंड जो मेन कॉज है वो ये है कि अगर किसी भी पर्सन की जो आयरन रिक्वायरमेंट है अगर वो ही इंक्रीज हो जाए, अगर किसी पर्सन की आयरन रिक्वायरमेंट ही इंक्रीज हो जाए तो भी वो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को डेवलप कर सकता है। ये मेनली कब देखने को मिलता है, प्रेगनेंसी के केस में। प्रेगनेंसी की केस में जब जो ग्रोइंग फीटस होता है, उस ग्रोइंग फीटस की जो आयरन रिक्वायरमेंट है या आयरन डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो मदर है उसकी आयरन रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर मदर जितना रिक्वायर्ड आयरन है उतना आयरन इनटेक नहीं करेगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि मदर जो है उसे भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, एंड बेबी जो है उसके अंदर भी जब उसका बर्थ होगा तो वो जॉन्डिस से या फिर वो अनीमिक हो सकता है। सेकंड है रैपिड ग्रोथ पीरियड्स। ऐसा टाइम पीरियड जब बेबीज मतलब फीटस जो है, इन्फेंट्स, चिल्ड्रन या एडोलसेंट्स ग्रो कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर किसी पर्सन के अंदर आरबीसीज का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया है तो उनकी आयरन रिक्वायरमेंट्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो पहली कंडीशन क्या हुई, अगर आप इन एडवोकेट अमाउंट में डाइटरी आयरन का इंटेक ना कर रहे हो तब आपको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। सेकंड, अगर आपकी आयरन रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो गई है या डिमांड्स इंक्रीज़ हो गए तब आपको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रोनिक ब्लड लॉस की कंडीशन में भी, मतलब अगर कोई एक पर्सन जिसका बहुत ही लार्ज अमाउंट में ब्लड लॉस हो रहा है तो उसकी बॉडी उस ब्लड लॉस को कंपनसेट करने के लिए और ज़्यादा आरबीसीज फॉर्मेशन करेगी, जिसकी वजह से आयरन का जो लेवल्स होंगे वो भी रिड्यूस हो सकते हैं। तो पहली केस है तुम्हारा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। वीमेंस जिनमें हैवी पीरियड्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से पर मंथ एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में ब्लड लॉस होता है, इसलिए फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा ससेप्टिबल होती हैं डेवलप करने के लिए आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को। एंड सेकंड वन इज़ ऐसे पर्सन जिनको कई क्रोनिक कंडीशंस हो, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग। अब कोई पर्सन जैसे पेप्टिक अल्सर्स है, मतलब उसके स्टमक में या उसके इंटेस्टाइन में अगर क्या हो अल्सर्स डेवलप हो जाए तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, एंड एक मेजर अमाउंट में जो आयरन लेवल्स हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं। या फिर जो पर्सन्स में हेमोरॉइड्स मतलब पाइल्स की कंडीशन, तो पाइल्स की कंडीशन में क्या होता है, पाइल्स की कंडीशन में जो हमारा रेक्टम है और एनस है वहाँ पे जो वेन्स होती हैं वो वेन्स इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं और स्वेलअप हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब वो पर्सन फीसिस बॉडी से रिमूव आउट करने की कोशिश करता है तो एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग होती है एंड डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। डिस्कम्फर्ट का मेनली बोलूँ तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। जिन पर्सन्स में गैस्ट्रिक या कोलोन कैंसर है या इंटेस्टिनल वॉर्म्स की कंडीशन है, उन सारे पर्सन्स में ब्लीडिंग होगी एंड ब्लीडिंग की वजह से ब्लड लॉस होगा, जिसकी वजह से आयरन के लेवल्स बॉडी में रिड्यूस हो जाएंगे। या फिर कोई पर्सन जो फ्रीक्वेंट ब्लड डोनेशन करता हो, मतलब बहुत ही जल्दी ब्लड डोनेट करता हो, तो उस पर्सन के अंदर बहुत ही लार्ज अमाउंट में आरबीसीज की फॉर्मेशन लगातार होती रहेगी, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी में आयरन के लेवल्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे एंड एट द रिजल्ट वो पर्सन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया डेवलप कर सकता है। द फोर्थ वन इज़ माल एब्जॉर्प्शन। अब माल एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक पर्सन एडुकेट अमाउंट में डाइटरी आयरन इनटेक कर रहा है, एडुकेट अमाउंट में डाइट में आयरन ले रहा है, पर उस पर्सन को कई सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपरली उस डाइटरी आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा, तो भी उस पर्सन के अंदर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिल सकता है। जैसे पहली कंडीशन क्या है, कोई एक पर्सन है जैसे सीलिएक डिजीज़ है। सीलिएक डिजीज़ का मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है, तो जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग अगर किसी भी कंडीशन की वजह से
डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा आयरन एब्जॉर्प्शन प्रॉपर अमाउंट में ना हो, तो पर्सन को आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। सेकंड इज क्रोनिक डायरिया। इस कंडीशन में भी जो न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन है, मतलब न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है, वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो दीज ऑल आर द मेजर कॉजेस विच डेवलप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन अ पेशेंट। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब कि एक पर्सन के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किस तरीके से डेवलप होता है, और इसे हम पढ़ेंगे अलग अलग स्टेजेस में। तो सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले तो आयरन स्टोर्स, उस पर्सन के अंदर जो आयरन स्टोर्स होंगे, उन आयरन स्टोर्स में आयरन का लेवल डिप्लीट होने लगेगा, मतलब रिड्यूस होने लगेगा। इनिशियली क्या होता है, इनिशियली सबसे पहले जो आपके बोन मैरो है, तो बोन मैरो में जो आयरन के स्टोर्स होते हैं वो रिड्यूस होने लगते हैं, फिर आप बोलो डिप्लीट होने लगते हैं। और ऐसा क्यों होता है, अगर कोई एक पर्सन इनसफिशिएंट अमाउंट में आयरन का इंटेक कर रहा हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में उसका ब्लड लॉस हो गया हो, तब बोन मैरो क्या करती है, अपने आयरन लेवल्स को यूज़ करने लगती है आरबीसीज की फॉर्मेशन के लिए, जिसकी वजह से धीरे धीरे आयरन के लेवल्स बोन मैरो में डिप्लीट हो जाते हैं। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन मेनली एसिम्टोमेटिक होती है और पर्सन को कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते, बट कई बार कुछ पर्सन्स में सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, वो भी नॉर्मल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, फटीग। सेकेंड, अगर आयरन के लेवल्स बोन मैरो में बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो जाते हैं, तब क्या होगा, तब जो बोन मैरो आरबीसीज बनाती है, और उन आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन बनता है, उन आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन है ना, तो हीमोग्लोबिन की जो प्रोडक्शन है या सिंथेसिस है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो जैसे ही आयरन स्टोर्स डिक्रीज हुए, बॉडी की जो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन की एबिलिटी होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है, एंड एट लास्ट जो आरबीसीज देखने को मिलेंगे, वो आरबीसीज कैसे देखने को मिलेंगे, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज देखने को मिलेंगे, मतलब स्मॉलर एंड पेलर आरबीसीज देखने को मिलने वाले हैं। एंड ये स्मॉलर एंड पेलर आरबीसीज क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो हमारा एमसीवी होता है, मतलब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में पेशेंट्स का, वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है। किससे कम हो जाता है, वो कम हो जाता है हमारा 80 फेम्टोलीटर से। वाइल जो MCH है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, एंड MCHC मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, वो भी हमारा डिक्रीज्ड देखने को मिलता है इन पर्सन्स हु आर सफरिंग फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एंड अगर आपका आयरन स्टोर से डिप्लीट हो गया है, हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन रिड्यूस हो गई है, तो फाइनली आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो पर्सन है वो अनीमिया डेवलप कर लेगा, क्योंकि फाइनल स्टेज तक आते आते हीमोग्लोबिन के जो लेवल्स होंगे वो नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाने वाले हैं, जिसकी वजह से पर्सन को अनीमिया हो जाएगा। एंड उसके अंदर जो कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे फटीग, थकान देखने को मिलेगी, स्किन उसकी पेलर देखने को मिलेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, प्रॉपरली सांस नहीं ले पाएगा पेशेंट, और बहुत ही डीप ब्रीथ देने वाला है, मतलब बहुत ही फास्टली ब्रीथ करने की कोशिश करेगा, एंड डिजीनेस देखने को मिलेंगे, मतलब उसका जी मचलाएगा। नॉर्मल चीज़ें, ये नॉर्मल सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं ऐसे पेशेंट्स में जिनको अनीमिया होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जिन पेशेंट्स में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया डेवलप हो जाता है, एंड अगर हम उनकी डायग्नोसिस के लिए उनके पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, उनके ब्लड को कलेक्ट करके पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाते हैं, तब हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। मतलब ऐसे पेशेंट्स जिनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो उनकी ब्लड की मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको माइक्रोसिटिक आरबीसीज देखने को मिलेंगे। मतलब जो आरबीसीज देखने को आपको मिलेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, वो कैसे होने वाले हैं, स्मॉलर होने वाले हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल आरबीसीज, क्योंकि यहाँ पे एमसीवी जो है वो डिक्रीज्ड हो गया है, लेस देन 80 फेम्टोलीटर। सेकेंड क्या आपको देखने को मिलेगा कि जो आरबीसीज हैं वो हैं हाइपोक्रोमिक, मतलब कि जो आपको आरबीसीज देखने को मिलेंगे वो आपके आरबीसीज पेलर होंगे इन कंपैरिजन टू नॉर्मल आरबीसीज, क्योंकि हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन ही रिड्यूस्ड हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे MCHC एंड MCH दोनों ही डिक्रीज्ड होता है। थर्ड आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको आरबीसीज
का साइज़ डिफरेंट देखने को मिलेगा एंड आपके आरबीसीज का शेप भी डिफरेंट होगा। तो आपको एनाइसोसाइटोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी जिसमें आपके आरबीसीज अलग अलग साइजेस के होंगे। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में आयरन की अवेबिलिटी कम हो जाती है, या फिर आप बोलो एबनॉर्मल अवेबिलिटी की वजह से जो आरबीसीज होंगे वो अलग अलग साइजेस का देखने को मिलेंगे। कुछ आपको आरबीसीज नॉर्मल देखने वाले हैं, ठीक है, मतलब बाइकॉनकेव शेप, कुछ आपको माइक्रोसिटिक देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यह एनाइसोसाइटोसिस की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। अलॉन्ग विद दिस पोइक्लोसाइटोसिस की कंडीशन भी देखने को मिलेंगी। पोइक्लोसाइटोसिस का मतलब कि एबनॉर्मल शेप्ड आरबीसीज भी आपको देखने को मिल सकते हैं इन आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। कैसे कैसे टाइप के सेल्स? टारगेट सेल्स, मतलब बुल्स आई अपीयरेंस वाले सेल्स देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है, इस तरीके से। या फिर आपको सिकल शेप्ड सेल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं किसमें? उन पर्सन्स में जिनमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। क्लियर? गुड। एंड लास्ट चीज़ क्या है कि जो आपके WBCs एंड प्लेटलेट्स लेवल हैं उनमें भी वेरिएशन देखने को मिल सकती है। नॉर्मल केसेस में अगर हम बात करें तो नॉर्मल आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के केसेस में जो पेशेंट्स हैं उनके WBCs काउंट तो नॉर्मल आते हैं, बट उनमें जो प्लेटलेट काउंट है वो या तो नॉर्मल ही रहेगा या फिर एलिवेटेड भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। और बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में जो पेशेंट्स के प्लेटलेट काउंट हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं एंड पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। गुड। सिम्टम्स की हम नॉर्मली बात कर सकें, देखो ये क्या है, ये हमारे जो आरबीसीज हैं, ये आरबीसीज हमारे कैसे हैं? नॉर्मल बाइकॉनकेव शेप के हैं एंड अलोंग विद दिस इन आरबीसीज के अंदर क्या है? प्रॉपर अमाउंट में हीमोग्लोबिन है। तो ये क्या है हमारे? ये हमारे हेल्दी आरबीसीज हैं। वाइल ये जो पेशेंट्स आपको देखने को मतलब ये जो रेड ब्लड सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये मेनली ऐसे पर्सन से कलेक्ट किए गए हैं जिनको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो आरबीसीज हैं वो कैसे हैं? पेलर हैं, मतलब इनमें हीमोग्लोबिन के लेवल्स कम हैं। तो आपको सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया वाले पेशेंट्स में? फटीग देखने को मिल सकता है, डिजीनेस, थकान देखने को मिल सकती है, उसका जी मचला सकता है, वीकनेस देखने को मिल सकती है, कमज़ोरी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसको प्रॉपरली सांस नहीं आएगी, फास्ट हार्ट बीट देखने को मिल सकती है, सिंपली बोलो तो टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है, पेलर स्किन देखने को मिल सकता है एंड उसके जो नेल्स हैं वो भी आपको पेलर देखने को मिलेंगे एंड उस पर्सन को मेजर टाइम पे, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम उस पर्सन को हेडेक होने वाला है। ओके, नेक्स्ट अब बात करने वाले हैं ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जिनका हम यूज़ करके, या ऐसे कौन कौन से लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पता लगा सकते हैं। तो नॉर्मली हमने यहाँ टेस्ट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला हमने इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट रखा है, द सेकेंड वन इज़ कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो सबसे पहले हम डायग्नोस करते हैं इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट की मदद से। तो नॉर्मली हम क्या करा सकते हैं? नॉर्मली हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि भाई आप एक CBC टेस्ट करा लो, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट टेस्ट करा लो, ताकि हम डायग्नोस कर सकें कि आपको अनीमिया है भी या नहीं। तो अब एक पर्सन अगर CBC टेस्ट कराता है तो क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे? अगर उस पर्सन को अनीमिया है तो उसका हीमोग्लोबिन जो है वो डिक्रीज्ड आएगा। सेकंड चीज़ क्या है? उसकी RBCs काउंट भी कम आने वाले हैं। उसका जो मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है जो डिसाइड करता है RBCs बड़े होंगे या छोटे होंगे इन साइज़, वो भी डिक्रीज आने वाला है। उसका MCH एंड MCHC भी डिक्रीज होगा, बट उसका RDW जो है वो इंक्रीज आएगा। व्हाट इज़ RDW? RDW मतलब रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, जो ये बताता है कि पेरिफेरल ब्लड में, मतलब इन ब्लड वेसल्स जो हमारे RBCs मूव कर रहे हैं वो कौन कौन सी साइज़ के हैं, नॉर्मल हैं, हमारा माइक्रोसिटिक है या फिर हमारे मैक्रोसिटिक हैं। तो ये RDW इंक्रीज हो सकता है। सेकंड क्या कर सकते हैं? हम उस पर्सन का वीनस ब्लड कलेक्ट करके पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बना सकते हैं। तो जब हम ऐसे पर्सन जिनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उनके ब्लड का पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाते हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? हमको पहली चीज़ देखने मिलते हैं माइक्रोसिटिक RBCs, मतलब RBCs नॉर्मल
के कंपैरिजन में छोटे होंगे। सेकंड, आरबीसीज क्या होंगे, पेलर होंगे, लेस हीमोग्लोबिन की वजह से। थर्ड क्या है, अब ब्लड लॉस की वजह से अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिल रहा है तो उसकी वजह से बोन मैरो कंपनसेट करेगी उन डिक्रीज्ड आरबीसीज के लिए, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा आरबीसीज बनाएगी एंड आपको ब्लड स्ट्रीम में जो इमेच्योर आरबीसीज मतलब कि रेटिकुलोसाइट्स है उनका काउंट बढ़ा देखने को मिल सकता है। उनका काउंट कैसा हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। और फोर्थ है पॉलीक्रोमेसिया। पॉलीक्रोमेसिया का मतलब जब हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाते हैं एंड उसे स्टेन करते हैं तुम्हारे सुपरावाइटल स्टेन से, तो हमें इमेच्योर आरबीसीज किस कलर के देखने को मिलेंगे, हमें वो इमेच्योर आरबीसीज ब्लूइश अपीयरेंस के देखने को मिल सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसे पर्सन जिनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उनके ब्लड। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए हमें कंफर्मेटरी टेस्ट को ज़रूर परफॉर्म करना होता है, क्योंकि इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट की मदद से सिर्फ हम डायग्नोस कर पाते हैं कि पेशेंट अनेमिक है या नहीं, लेकिन हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि पर्सन को किस टाइप का अनीमिया है। तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ अनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया वाले पेशेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले पेशेंट्स के लिए हम लोग सीरम आयरन स्टडीज़ का टेस्ट करते हैं। अब ये मेनली क्या करता है, ये मेनली हमारे बॉडी में जो आयरन के लेवल्स हैं उन्हें डिटेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सीरम आयरन को चेक कर सकते हैं। सीरम आयरन को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीरम आयरन के लेवल्स को चेक करने के लिए। तो सीरम आयरन क्या करता है, सीरम आयरन हमारे ब्लड के अंदर कितना अमाउंट ऑफ आयरन है उसे चेक करते हैं। तो नॉर्मली हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले पेशेंट के ब्लड को लेते हैं, उस ब्लड को क्लॉट कराते हैं। क्लॉट कराने के बाद उस ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज कराएंगे जिससे सीरम सेपरेशन हो जाएगी, और उस सीरम के अंदर हम लोग आयरन के लेवल्स को चेक करते हैं। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में क्या होता है, सीरम आयरन के लेवल्स जो होते हैं वो ऑलरेडी कैसे होते हैं, सीरम आयरन के लेवल्स ऑलरेडी हमारे डिक्रीज्ड देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे, हमारे डिक्रीज्ड देखने को मिल सकते हैं। क्लियर, गुड, हाँ आपके डिक्रीज देखने को मिलेंगे। सेकंड हम क्या करा सकते हैं, सेकंड एक प्रोटीन होता है फेरेटिन नाम का। किस नाम का, फेरेटिन नाम का एक प्रोटीन होता है। तो फेरेटिन प्रोटीन जो है वो क्या करता है, आयरन के साथ बाइंड होता है। किसके साथ बाइंड होता है, आयरन के साथ। तो अगर पेशेंट्स के अंदर आयरन के लेवल्स ही कम है तो ये फेरेटिन प्रोटीन फ्री घूमेगा। तो जब हम लोग सीरम में इस फेरेटिन प्रोटीन्स के नंबर को चेक करेंगे तो ये सीरम फेरेटिन के प्रोटीन्स का नंबर भी इंक्रीज्ड होगा। थर्ड है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी मेनली क्या चेक करता है, ये मेनली चेक करता है कि जो ट्रांसफेरिन है उसके पास कितनी ज़्यादा अवेबिलिटी है और ज़्यादा आयरन को अपने साथ बाइंड करने के लिए। तो अब क्या है, आयरन के लेवल्स कम है जिसकी वजह से ट्रांसफेरिन के पास जो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी वो बढ़ी हुई है, तो आपका टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट हम क्या करा सकते हैं उन पेशेंट्स में जिनमें हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को कंफर्म करना है, तो हम बोन मैरो आयरन स्टेनिंग करा सकते हैं। हमें पता है ना बोन मैरो के अंदर क्या होता है, बोन मैरो के अंदर आयरन स्टोर्स होते हैं। तो अगर हम लोग बोन मैरो के सैंपल को लेकर के स्टेनिंग करते हैं, किसकी मदद से, कौन से स्टेन की मदद से, प्रूशियन ब्लू स्टेन की मदद से, तो हमें क्या देखने को मिलेंगे, हमें देखने को मिलेगा कि जो आयरन स्टोर्स हैं वो एब्सेंट हैं। और बोन मैरो में आयरन स्टोर्स कब एब्सेंट होते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में। तो ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट है जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट जो है उसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। सेकंड क्या होगा, सेकंड जब हम लोग स्मीयर बनाएंगे बोन मैरो के सैंपल का, तो जो एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स हैं, मतलब आरबीसीज के जो प्रिकर्सर्स हैं, वो आरबीसीज के प्रिकर्सर्स कैसे होंगे, इंक्रीज्ड होंगे, जो हमें ये इंडिकेट करेगा कि जो बोन मैरो है वो ट्राई कर रहा है कंपनसेट करने के लिए अनीमिया के लिए, ताकि वो और ज़्यादा आरबीसीज बना सकें। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड इफ़ यू वांट कि मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता रहूं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को लाइक कीजिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग एनी टॉपिक दैट आई हैव टीच
you can use the comment box and